हर 20 फरवरी को हम साहब के साथ होते थे और उनका जन्मदिन सबके साथ मनाते। वो दिन हम भूल नहीं सकते जो उनके साथ बिताए हैं। बहुत 40 साल तक उनके साथ में लगातार रहा। 40 साल रहे? 40 साल तो बिल्कुल साथ रहा। देखो, राव साहब का सबसे बड़ा जो शौक था, आने वाले आदमी को उसकी हैसियत के मुताबिक उसको तवज्जो देना और उसकी आवभगत करना। हमारे यहाँ एक बड़ी हिम्मत करके जो है ना, राव वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बने राव साहब, तो उन्होंने अपनी हिम्मत पे बने थे। वो किसी कम्युनिटी की वजह से नहीं बने। खाने में आप साहब का मुकाबला कर ही नहीं सकते। साहब खुद भी खाना बहुत बढ़िया बनाते थे, खुद बनाते थे। राव साहब को भजन लाल ने कहा कि लो साहब बात करना चाहते हैं, प्रधान जी बात करना चाहते हैं। मतलब उनका इशारा राजीव गांधी का। अच्छा, राव साहब ने कहा नो, मैंने तेरे प्रधान से बात नहीं कर दी, फोन ऐसे। उनके जीवन में जेहन में कुछ ऐसा रहा हो कि एक बार उन्हें और सत्ता में मिले या एक बार मुख्यमंत्री बने तो वो काम वो कर सके, वो और करना चाहते थे क्या? कुछ ऐसी इच्छाएं लेकर वो चले गए? लायन सिंह आया और उसने लास्ट में झोली फैला के पूरा ऐसे झोली फैला कहा कि मुझे कृष्ण भगवान चाहिए। अच्छा, रथ मेरा तैयार है, लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ, मुझे श्री कृष्ण तुम मुझे दे दो और जो है ना, मैं जीत के तुम्हारे बीच में आऊंगा। साथ साथ ये भी बता दो साहब कि उस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री की जेब कट गई। वो जेब हमारी सबकी जेब कट गई। राव साहब की अहिरवाल की राजनीति को लेकर सोच क्या थी? जो राव साहब के वर्कर है वो राव साहब के जिसने नजदीक रह लिया ना, वो दूसरे को मतलब वो तवज्जो दे ही नहीं सकता। अगर कोई इंद्रजीत कल को ये कहे कि मैं राव वीरेंद्र जैसी तवज्जो इंद्रजीत को दे दूं तो पॉसिबल नहीं है। बूटपुर हाउस और रामपुरा हाउस में जो खबरें आती हैं कंटिन्यू, नहीं कोई ये क्या है? दोनों तरफ से कॉन्फ्लिक्ट की खबरें, विवाद की खबरें। कुछ नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, सिर्फ राजनीतिक हुआ है। पहले जो राव वीरेंद्र सिंह की छवि थी, उसके बाद राव इंद्रजीत सिंह जो मान सम्मान करें, अब बहुत सारे यादव कम्युनिटी के लोग नेता आ गए हैं, पैसे वाले आ गए हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे की काट करते हैं, बयानबाजी करते हैं। इससे अहिरवाल में बिखराव आएगा या फिर कोई नए नए बड़े छत्रप तैयार हो जाएंगे, 29 में कहीं कुछ डेंट करेंगे? आपको क्या लगता है? मतलब साहब का वर्किंग स्टाइल अलग था और उसकी वजह से कहीं ना कहीं कई बार ये लगता है, हो सकता है राव इंद्रजीत को ये लगाओ कोई वो कुछ और चाहते हैं, मैंने कुछ और बात सलाह दे दी। वो भी बता रहे थे कि ऐसा था कि राव मोहर सिंह जी और राव वीरेंद्र सिंह जी कई बार एक ही साथ होते थे, एक दूसरे की मदद करते थे आपस में। आप बड़े राव साहब के बहुत करीब रहे, वजह क्या रही कि बाकी चाहे राव इंद्रजीत सिंह हो या उनके भाई हो, उनसे आपकी उतनी अच्छी ट्यूनिंग नहीं रही? राव वीरेंद्र सिंह का परिवार वो एक अलग बहुत हाइट पे है, ये इस हाइट पे कहाँ पहुँच सकते हैं? राव इंद्रजीत सिंह उनके सुपुत्र हैं, राजनीति में सबसे सक्रिय हैं, हरियाणा में सबसे ज़्यादा समय तक से सांसद बन रहे हैं। लेकिन वजह क्या मानते हो सर आप, क्यों कैबिनेट मंत्री नहीं बन पाए? मैं देख रहा था विकिपीडिया, उसमें यह भी मैंने देखा, मैं दंग रह गया कि वो आईपीएस थे। यस, सेंट स्टीफन से पढ़े थे, आर्मी में भी आए, बाद में आर्मी में नहीं आया कि पिता कांग्रेस छोड़ गए और पुत्र ने कांग्रेस नहीं छोड़ी, ये क्या था? वो एक्चुअली राव साहब ने जो फैसला हो सकता है उनसे बगैर पूछ के लिया हो। नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं पकड़ू.com। 20 फरवरी एक बड़ा दिन। हरियाणा की कैबिनेट मंत्री आरती राव के दादा और गुरुग्राम से सांसद और केंद्र में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के पिता, प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री और राव तुलाराम के वंशज, वो शख्स जिसने न केवल हरियाणा की राजनीति को विकास की धार दिया बल्कि देश के तमाम यादव समाज को एकजुटता का पाठ भी पढ़ाया। हम बात कर रहे हैं प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री अहिरवाल की शान राव वीरेंद्र सिंह की, और उनसे संबंधित, चूंकि 20 फरवरी को उनका जन्मदिन है, स्पेशल एपिसोड पकड़ू.com पर, और उनसे जुड़ी हर बात उस शख्स की जुबानी जिसने होश संभाला तो उनके सानिध्य में और उनको दुनिया से रुखसत किया तो उनके साथ रहा। यानी पूरी जिंदगी उनके साथ जो शख्स रहा, वो शख्स आज हमारे साथ पकड़ू.com के साथ, और तमाम उन बातों को लेकर जो शायद आप भी नहीं जानते होंगे। तो निश्चित तौर पे
स्वागत कीजिए हमारे साथ राव भोपाल सिंह। स्वागत है सर आपका। थैंक यू आपका सुशील जी, आपके चैनल का, आपके दर्शकों का, सबका बहुत बहुत स्वागत। 20 फरवरी जी, अहम दिन, यस प्रदेश के लिए भी, अहिरवाल के लिए भी, तमाम उन लोगों के लिए और आपके लिए सबसे विशेष। कैसे? बिल्कुल बहुत ज़्यादा विशेष है। अभी हर 20 फरवरी को हम साहब के साथ होते थे और उनका जन्मदिन सबके साथ मनाते। वो दिन हम भूल नहीं सकते जो उनके साथ बिताए हैं। बहुत 40 साल तक उनके साथ में लगातार रहा। 40 साल रहे? 40 साल तो बिल्कुल साथ रहा। आंखें नम हो गई। तो वो उनकी जब याद आती तो भर ही जाता है। बेटे की तरह पाला? उससे भी मतलब उनका जो प्यार था वो बच्चों से ज़्यादा रहा। मतलब उनका हमेशा हर चीज़ में, ये पॉलिटिकल राय में भी, घरेलू राय में भी, और जो भी था वो हमेशा बीमारी में, लाचारी में, हर जगह मुझे अपने साथ ही देखते थे। लोग कहते थे, मैं जब ये प्लान तैयार कर रहा था स्पेशल एपिसोड का, तो आपका नाम लोगों ने सुझाया और ये कहा कि राव वीरेंद्र सिंह के खून से तो पैदा नहीं हुए, लेकिन उनके जो खून से पैदा हुए उनसे बढ़ के थे राव भोपाल सिंह। उनका आशीर्वाद था, उनका प्यार था मेरे प्रति, और उनका हमेशा, आज भी उनका आशीर्वाद है। आज भी? आज मैं शुरुआत करूंगा, मैं जानना चाहूंगा कि सर, जब उनका जन्मदिन अमूमन 20 फरवरी को जब वो जिंदा होते थे, मनाते थे, तो कैसा क्या कुछ माहौल होता था, किस तरह से आप लोग करते थे? तो सवेरे 8 बजे ही हम लोग, मतलब मेरे गुड़गांव के साथ साथ रेवाड़ी से और गुजरात से, आंध्र प्रदेश से और दिल्ली से, सब जगह धीरे धीरे सब लोग इकट्ठे हो जाते थे और हम पूरा दिन, हमारा कोई ना कोई कल्चर प्रोग्राम और मतलब मिलना जुलना, और साहब हर उस पे अपना एक छोटा सा खाने का प्रोग्राम रखते। अच्छा, जो भी कोई, हाँ, खाना हमेशा, और वो खाने के खास करके जलेबी और दूध, ये उनका खास फेवरेट होता था। और मतलब और लोग दूर दूर से आते थे हर बार। मद्रास के काफ़ी लोग बड़ी बड़ी मालाएं लेके आते थे और उतना उनका मान सम्मान करते थे। और 2 जन्मदिन तो मुझे अच्छे याद हैं, जिनमें चंद्रशेखर जी भी आए, ओम प्रकाश चौटाला जी भी आए, और भी हर मुख्यमंत्री कोई ना कोई आता ही रहते थे उनके बर्थडे। हर बर्थडे पे कोई ना कोई। चंद्रशेखर जी आए थे मेरे ख्याल 94-95 के आसपास। तो घर पे ही, कभी घर पे मनाते थे, कभी रेवाड़ी मनाते थे। तो बड़े जोश से हम लोगों में, वर्कर में, राव साहब को नहीं, हम वर्करों में इतना जोश होता था जैसे हमारा एक दिवाली का त्यौहार है, इस तरह से मना। और उसमें कॉलेज के बच्चे आते थे, अहिर कॉलेज से भी, बीएड कॉलेज से भी, आश्रम से भी। मतलब पूरा दिन एक तरह से बहुत ही त्यौहार की तरह मनता था। क्या शौक थे उनके? देखो, राव साहब का सबसे बड़ा जो शौक था, आने वाले आदमी को उसकी हैसियत के मुताबिक उसको तवज्जो देना और उसकी आवभगत करना, उसकी हैसियत के मुताबिक। हैसियत से ये नहीं था, वो ये उनकी हैसियत ये थी, कौन मेरा कितना पुराना वर्कर है और ये कब से मेरे साथ रहा, चाहे वो उसके सारी दुनिया खिलाफ हो जाए, लेकिन कहता था मेरा वर्कर मेरा ही है। उसके लिए वो अपने वर्कर को बीमारी पता लग जाए तो उसको फ़ोन पे पूछते थे। और मतलब उनका ये था कि हर एक गांव के आदमी का उनको ध्यान रहता था, मेरा वर्कर कौन से मोहल्ले में कहाँ है, किस हालात में, और वो उसका पूरा ध्यान रखते थे। उनका प्रभाव अहिरवाल तक सीमित नहीं था? नहीं, वो तो बहुत दूर तक थे। आप देखो ना, मैडम इंदिरा जी जब आई 78 में, उसके बाद राव साहब ने यादव महासभा का सम्मेलन मद्रास में रखा, पूरे यादव सभा को इकट्ठा करा। यादव पूरे इंडिया के सब, पूरी स्टेट से आए थे और इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम था, उसका बहुत बड़ा असर रहा। और उनके यादव के अलावा हर बिरादरी में उनकी एक मान्यता थी, उनका एक वो था। और दूसरी एक बड़ी खास बात है, कोई दुखी अगर कोई आ गया, अगर ये आ गया जी मेरा तो कोई सुनने वाला नहीं है और मेरा आपके अलावा कोई नहीं है,
तो वो उसकी जो भी मदद हो सकती थी इमीडिएटली मदद कर। तो अब तो 2009 में चले गए, 2026 है, अब आप उस दिन को 20 फरवरी को कैसे याद करते हो, क्या मनाते हो, कुछ करते हो आप? हम जाते हैं राव साहब की समाधि पे हर 20 तारीख को, 20 फरवरी को जाते हैं रेवाड़ी, और वहाँ बैठ के हवन होता है, सारे इकट्ठे होते हैं अपने वर्कर, और भगवान से प्रेयर करते हैं कि उनकी मतलब आत्मा की शांति के लिए हम मनाते हैं। हर बार हर 20 तारीख को रेवाड़ी में उनके जो समाधि स्थल है उनके ऊपर हम मनाते हैं। मैं देख रहा था विकिपीडिया, उसमें यह भी मैंने देखा, मैं दंग रह गया कि वो आईपीएस थे। यस, सेंट स्टीफन से पढ़े थे। आर्मी में भी आए, बाद में आर्मी में आए, क्योंकि हमारे यहाँ पहले पुलिस को अच्छा नहीं समझते थे, हमारे यहाँ फौज को बहुत अच्छा समझते थे। अच्छा। और आपको शायद पता हो कि उनके जो जिनके गोद आए थे राजा राव बलबीर सिंह, वो भी फर्स्ट वर्ल्ड वार में बड़ा भाग लिया था। मेरे दादाजी ने खुद फर्स्ट वर्ल्ड वार में बड़ा भाग लिया, राव सुल्तान सिंह। तो आर्मी बैकग्राउंड तो इस एरिया की रही है, तो उस आर्मी बैकग्राउंड की वजह से वो आईपीएस छोड़ के वो इसमें आर्मी। सेंट स्टीफन से उस वक्त पढ़ना बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी, नो डाउट। आप कैसे जुड़े? देखो मैं तो बचपन से ही परिवार। कितने साल के थे, कैसे जुड़े? मतलब ये तो कहानी दर्शकों को पता चले। अगर आप वो कहानी, अगर मेरे, क्योंकि पारिवारिक संबंध बहुत गहरे थे। मेरे दादाजी की एक बड़ी भारी टीम थी, वो हर 23 सितंबर को, हर बार राव साहब के बर्थडे को, हर कोई प्रोग्राम जब भी रामपुर हाउस में होता था तो वो सबसे आगे रहते थे, और मैं उनके साथ ले जाते थे, क्योंकि मैं लाडला बहुत था हवेली में। तो काफ़ी दिनों बाद मेरे फादर के बाद मैं ही हुआ था, तो मुझे हमेशा रखते थे, लोगों से मिलता जुलता रहता था। और उसके बाद राव साहब, बाई जी हवेली में भी आती थी, 2-3 बार मैंने देखा। बाई जी सुमित्रा हमारी बहुत ही आदरणीय रही है, वो हवेली में भी कई बार आई है हमारे गांव में। और उसके बाद राव साहब से मतलब मैं बहुत पहले जब पढ़ता था तब मेरा एक नियम था, जब मैं रोहतक पढ़ता था तो मैं हर सैटरडे को दिल्ली जाता था, और दिल्ली उनसे मिलके, और फिर मैं ट्रेन से रेवाड़ी, और रेवाड़ी से पैदल अपने गांव जाता था। रात को 2 बजे। कितने साल के उस वक्त होंगे आप? हैं जी, कितने साल के होंगे? मैं 17-18 साल का। उससे पहले तो मैं बाबा ले जाते तो बाबा के मार्फत था। बाबा कहते थे भाई, एक बार क्या हुआ, राव साहब मंत्री बने थे, मुझे कोई कॉलेज का काम था। कॉलेज का काम क्या, एक रेलवे की बोगी नहीं मिल रही थी, तो मैंने बाबा कहा रेलवे की बोगी के लिए आप मेरे साथ चलो। बाबा ने कहा राव साहब को, ये तुम्हारा पोता है, तुम जानो और ये जानो, अब इसका क्या काम है, कहना है। तो उस बात पे राव साहब ने उसी वक्त एक एप्लीकेशन ली, और एक मल्होत्रा पीए होते थे उनको दे दी, मल्होत्रा जी। तो बाबा बोले भी ठीक है, मगर ना ऐसे ठीक नहीं है। क्यों? मैंने कहा ये तो एप्लीकेशन दुनिया भर की ले रहे। तो बोला नहीं, मेरी तो लिख के दे दो, मैं प्रिंसिपल को लिख के क्या दिखाऊंगा। बाबा उल्टे मुड़े, उन्होंने कहा ये तो ऐसे कह रहा है। बोला हाँ, आजकल के बच्चे घने समझदार हो गए, ये ज़्यादा समझदार, ले भाई एप्लीकेशन दो। वो कुदरती वो एप्लीकेशन घबराहट में नहीं मिली, दूसरी मेरे हाथ में थी, उन पर लिख दिया, रेलवे मिनिस्टर फॉर फेवरेबल कंसिडरेशन, आज भी मेरे को। तो उसके बाद उन्होंने कहा देख तेरी एप्लीकेशन से पहले मेरी चली जाएगी। मैं अगले दिन चला गया, तो कुदरती वो एप्लीकेशन साहब की जो थी वो रिकमेंडेशन नहीं गई, तेरे हाथ में मेरे में थी। तो राव साहब ने उसी वक्त पीए को भेजा, और कमलापत त्रिपाठी उससे रेलवे मंत्री थे, तो आप उस टाइम से भी मैं जुड़ा हुआ था, उसके बाद भी जुड़ा रहा। मतलब मैं ये समझो 16-17 साल का तो मैं रेगुलर जा रहा था। और परमानेंट कब जुड़ गए आप? 87 में क्या हुआ कि मैं 82 में रेवाड़ी म्यूनसिपल नगर पालिका में लग गया था, तो वहाँ से मेरी ट्रांसफ़र पॉलिटिकल वजह से ही, कि राव साहब का बहुत नज़दीक है। दूसरे जो राव कर्नल राम सिंह जी थे, उन्होंने मेरे को बदली करवा दिया, कई बार बदली करवाई, रुक जाती। एक बार लास्ट में ये हुआ कि गुड़गांव मेरे को लगा। अब गुड़गांव जब आ गया तो मेरे लिए दिल्ली नज़दीक होगी, मैं जाने लग गया, और ज़्यादा मतलब मैं हफ्ता में क्या 3 दिन में ही जाने लग गया। फिर दिल्ली से कभी गुड़गांव आ जाते, फिर मैं राव साहब कहने लगे तू यहीं रहे, अब कहीं नहीं जाएगा, गुड़गांव रहे, मेरे को तेरी ज़रूरत है। तो भाई उसके बाद बड़े मज़े की बात है कि दिवाली आ गई थी, मेरे ख्याल है 88 की दिवाली थी क्या। मैं दिवाली को गाँव जाता था, जब मैं आया तो मेरे ड्राइवर ने बताया कोई ये गिफ्ट आया है।
तो वो गिफ्ट आया तो मैंने कहा किसने दिया? बोला जी एक लंबी सी गाड़ी आई थी 15 नंबर। मैंने कहा 15 नंबर तो साहब की गाड़ी है। अच्छा, 15 नंबर गाड़ी रखते थे? हाँ, केवल 15 कंटेसा गाड़ी थी 15 नंबर। तो मैंने कहा भाई, मतलब ये कहा था साहब ने भेजा, इतना का। मैंने वो गिफ्ट देखा तो उसमें एक बहुत बढ़िया स्पारी सूट का कपड़ा और एक ड्राई फ्रूट का एक पूरा डब्बा, मतलब बर्तन था उसमें भरे हुए। मैं एकदम से मैं इतना वो हुआ, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? मैं उस डब्बे को वो दोनों को लेकर राव साहब के पास चला गया। जब मैं चला गया तो मैंने कहा जी आपने किस लिए? मेरे को एक धीरे से कहा, पागल है, छोटे अब बच्चों के लिए तो बच्चे की तरह है तो मेरा मेहनत, और मतलब ऐसा ही कपड़ा मैंने भी ले आया हूँ, तेरे साथ सिलवाऊंगा, तू भी सिलवा। तो हम मेरे को बड़ा हो रहा। उसके बाद उन्होंने कहा खीर बनी हुई है, गरम गरम खीर आ गई। अब खीर मतलब कैसे, मुझे पता है कि वो खीर मैंने कैसे ख़त्म करी, गरम गरम खीर, और साहब सामने बैठे हो। क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ा असूल रहा है, हम अपने बड़े भाई के सामने भी नहीं बोलते। मतलब हमारा एक रहा है, कोशिश करते हैं पूरे बुजुर्गों को मान सम्मान। तो मैं तो एक बहुत बड़ी उनके सामने, हालांकि चाहे मैं खूब मिलता रहा हूँ, लेकिन पहली बार ऐसा होता जो हमने खाने का कोई। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बड़ा कहा ये कभी भी 24 घंटे खुला है और तुझ बेझिझक, आज से कुछ झिझकने की जरूरत नहीं है। और मेरे को बड़ा वो लगा। उसके बाद खुल गया मैं। फिर तो हर छोटी बात पे, हर उस पे, हर सैटरडे को, वो तो बिल्कुल ही नज़दीक हो गए। जब भी पता रखता था कहाँ है कहाँ नहीं। फिर राव साहब मंत्री बने तो फ़ोन की, मेरे पर कोई फ़ोन नहीं, उन्होंने अपने कोटे से मेरे यहाँ फ़ोन लगवाया। अच्छा। हाँ, कि भाई मुझे फ़ोन की दिक्कत होती है। फ़ोन तो उस टाइम फ़ोन का 50,000 रुपये ब्लैक थे, और राव साहब ने अपने MP कोटे से टेलीफोन मेरे घर पे लगवाया। तो आप समझ, फिर उसके बाद मैं राजनीति उनकी सारी संभालने लग गया। 89 की जो इलेक्शन थे वो तो हमें पता है कि उसमें कितनी मेहनत करके, क्योंकि राव साहब 88 में कांग्रेस छोड़ दिया अचानक, ऑल ऑफ सडन। मैं 2 दिन पहले मिल के आया हूँ, जब कोई बात नहीं थी, 5 जनपद कोठी होती थी। तो उसके बाद 2 दिन बाद सामान लेके ही आ गए, दबा के गए हम। क्या हुआ, क्या बोला, कुछ नहीं बचे है। तो उनका अलग वो था। और उसके बाद फिर क्योंकि कोई हमारी पार्टी उस टाइम थी नहीं, तो 3-4 महीने पहले तो देवीलाल जी ने अनाउंसमेंट कर दी कि हमारे अगले कैंडिडेट राव वीरेंद्र सिंह। उस टाइम राव साहब बिल्कुल मेंटली तैयार नहीं थे। मैं क्यों लड़ूंगा लोक जनता दल से या लोक दल से। लेकिन फिर अब कोई अल्टरनेट नहीं था, तो हमने, अब वो जनता दल के जो लोग थे वो हमारे से जुड़ते नहीं थे। फिर मैंने धीरे धीरे, राव निहाल सिंह उस टाइम जिला अध्यक्ष होते थे, सूबेदार रामकार जो है वो ब्लॉक के थे, कुछ और साथी थे जैसे बलबीर बोकल है, राजपाल धनखड़ है, ऐसे लोगों को धीरे धीरे मैंने जोड़ा। उसके बाद सीताराम सिंगला जी उस टाइम मंत्री थे, उनको भी राव साहब से मुलाकात करवाई। और जब जाके हम 89 का जो इलेक्शन था हमारे लिए, क्योंकि एकदम से कांग्रेस की इतनी बड़े वो पद छोड़ के और जब आगे थे तो दूसरी जगह चैलेंजिंग हो गया था, तो राव साहब फिर जीते 89। उस इलेक्शन में अलग ही वो था, क्योंकि हमें टाइम बहुत कम था और एकदम से नई पार्टी। उस वक्त राव इंद्रजीत सिंह बन चुके थे? राव साहब ने राव इंद्रजीत ने कांग्रेस में रहे थे, कांग्रेस तो ये समझ में नहीं आया कि पिता कांग्रेस छोड़ गए और पुत्र ने कांग्रेस नहीं छोड़ी, ये क्या था? वो एक्चुअली राव साहब ने जो फैसला, हो सकता है उनसे बगैर पूछ के लिया हो। मैं तो खुद कह रहा हूँ सरप्राइजिंग था हम सब के लिए। दिस वाज सरप्राइजिंग। एक मोहनलाल पीपल ने कांग्रेस छोड़ी थी और किसी ने कांग्रेस नहीं छोड़ी। तो उस चुनाव में राव इंद्रजीत सिंह ने पिता का साथ दिया था, क्योंकि वो तो कांग्रेस में थे और ये लोकदल में। वो अपनी पार्टी के साथ, उन्होंने साथ नहीं दिया था? उन्होंने पार्टी के साथ रहे, मैं साथ की नहीं कर रहा, वो अपनी पार्टी के साथ, अपने पार्टी के साथ। तो कांग्रेस में थे, इसका मतलब कांग्रेस के साथ। फिर भी चुनाव राव साहब जीते? हम जीते। अच्छा, उसके बाद आप पॉलिटिकल एडवाइजर भी हो गए, उनको राजनीतिक सलाह भी, सारा सब कुछ ऑलमोस्ट नहीं संभाल। नहीं, तो एक समझ में नहीं आया कि उनके 3 पुत्र, राव इंद्रजीत सिंह 3 भाई, 3 भाई और चौथे आप, लेकिन उन तीनों से ज्यादा आप करीबी, ये कैसे? देखो, वो उनका अपना मन था, उनको लगा कि मतलब मेरे हर टाइम मेरे से अवेलेबल रहता है। मैं गुड़गांव ही था,
फिर कोई भी काम होता वो जो हमेशा मैं अवेलेबल था। तो क्या उस वक्त राव इंद्रजीत सिंह चूंकि सक्रिय हो गए थे, चुनाव भी उनके कार्यकाल उनसे पहले जीत गए थे, वो जीते थे चुनाव, तो इनसे वो सलाह नहीं लेते थे, इनसे बातचीत नहीं करते थे? देखो सलाह इतना ज़्यादा वो नहीं था। चलो सर, ये सवाल असहज है आपके लिए इसका जवाब देना, मैं इसको छोड़ देता हूँ। मैं तो ये पूछूंगा कि जिस तरह लालू यादव, मुलायम सिंह यादव का जिक्र होता है, जो मुझे जानकारी थी कि पूरे नेशन वाइड अगर यादवों का जिक्र होता है, दो बड़े नाम आते हैं यादव कम्युनिटी में, बड़े नेताओं के रूप में जाने जाते हैं। आज अखिलेश यादव, आप बता रहे थे कि यादवों के वो महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इन्होंने यादव सभा बनाई थी और पूरे देश में चुनाव में हर जगह जाते थे यादव कम्युनिटी के लिए। ये क्या था? देखो राव साहब बहुत पहले से ही जो महासभा बना के यादव महासभा के अध्यक्ष बहुत लंबे टाइम तक रहे। अच्छा। और उसमें पूरे जो जहाँ जहाँ इलेक्शन होते थे, जहाँ जहाँ पार्टी को जरूरत होती थी, वहाँ राव साहब पार्टी के लिए जाते थे। गुजरात हो, आंध्रा हो, और ये आपका तमिलनाडु वगैरह, जो मतलब जहाँ जहाँ भी थे बहुत वो किया। और एक 76 नेता थे यादव। अच्छा। जो उस टाइम ना लालू यादव थे ना मुलायम सिंह थी। और जो जहाँ तक आपने कहा मुलायम सिंह, लालू यादव की एक्चुअली वो जो स्टेट में है ना, वहाँ यादव मेजोरिटी है। चाहे आप यूपी बिहार लगा लो, चाहे यूपी। हमारे यहाँ नहीं था। हमारे यहाँ एक बड़ी हिम्मत करके जो है ना, राव वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बने राव साहब, तो उन्होंने अपनी हिम्मत पे बने थे, वो किसी कम्युनिटी की वजह से नहीं बने थे। तो वो अपनी उनकी लियाकत थी, उनकी अपनी वो थी कि वो मुख्यमंत्री के वहाँ तक पहुँच गए। वो ठीक है कि वो ज़्यादा दिन नहीं चली, लेकिन उन्होंने उसमें इतनी बड़ी छाप छोड़ी कि लोग आज तक भी याद करते हैं। और ये एक मजबूरी है। देखो, ये तो आप मानोगे जिस कम्युनिटी जिस स्टेट में ज़्यादा होगी, और मुख्यमंत्री होता है, चाहे आप कुछ भी कहो, उसका मुकाबला नहीं हो सकता। टोरा पूरा था राजाओं वाली। देखो ऐसा है कि राव साहब के पास बड़ी भारी जिम्मेवारी क्या थी? सबसे बड़ी भारी जिम्मेवारी थी समाज को रखना, अपने समाज को एक साथ रखना। ये आप देखो, ये जो बात है, उसके लिए अगर हमारा लीडर ही कहीं कमजोरी दिखा देगा, ये साहब कहते थे, अगर हमारा लीडर कमजोर हो जाएगा अपने लालच, बस अपने परिवार के लालच में, अपने और पर्सनल लालच में, तो समाज कहाँ जाएगा? तो उन्होंने समाज के लिए उसके लिए उन्होंने अपना पूरा वो रखा, किसी का आगे झुकना नहीं सीखा उन्होंने। और वो ना झुके, ना झुकने के लिए सलाह देते। मुझे भी कई बार कहते थे झुकने की जरूरत नहीं, होगा वही जो ऊपर वाले ने। वो हमने नहीं देखा कभी किसी अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए किसी भी नेता पे गए हो। नहीं जाते थे। मैं आपको ये राव इंद्रजीत सिंह भी है, राव इंद्रजीत सिंह भी झुकते नहीं। राव इंद्रजीत सिंह उतना हार्डशिप नहीं है, वो थोड़ा सा सॉफ्ट है। लेकिन वो जहाँ तक समाज की बात है, उसमें भी कोई कंप्रोमाइज राव इंद्रजीत भी नहीं करते। मैं अपनी बात बता, हम 89 में वो दौरा करके और जब कोठी पे पहुँचे, तो उस टाइम कोई मोबाइल तो थे नहीं। तो हमारा जो पीए था साहब का, उसने कहा जी तो भजन लाल जी का फ़ोन आ रहा है और वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। भजन लाल बोला चलो मिलाओ। मिलाया, भजन लाल ने फ़ोन उठाया। भजन लाल ने रिक्वेस्ट करी, जी आप क्या कर रहे हो, ये वो क्या। जब हमने इलेक्शन फार्म नहीं भरे थे, हमने वैसे ही, मैंने क्या किया था, एक दौरा वैसे ही लगा दिया था। दिवाली का टाइम था, मैंने कहा दिवाली के टाइम में ये जो अपने मोहल्ले थे, पटेल नगर, ओम नगर, हीरा नगर, गांधी नगर, इन सब में हमने एक राउंड ले लिया। 6-7 जगह प्रोग्राम, दिवाली से एक दिन पहले हमने सब अपने आदमियों को पर्सनली आके छोटी छोटी सभाएं करके हमने प्रोग्राम शुरू कर दिया था। इलेक्शन थोड़ा सा टाइम था। तो राव साहब को भजन लाल ने कहा कि लो साहब बात करना चाहते हैं, प्रधान जी बात करना चाहते हैं। मतलब उनका इशारा राजीव गांधी का। अच्छा। राव साहब ने कहा नो, मैंने तेरे प्रधान से बात नहीं कर दी, फोन ऐसे। राजीव गांधी से बात नहीं किया? ये तो मैं और कोई नहीं था, हम दोनों ही तो थे गाड़ी में, हम दोनों गए थे। और शाम को प्रोग्राम मतलब थोड़े से लोगों से मिल के, और कोठी में बड़े तो प्रसाद होता था पिए, उसने तो वो इस मामले बोला, मैंने जिसको छोड़ दिया। वो एक उनका रहा है, मतलब चाहे वो देखो, वो हम तो ये समझते हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि उन्होंने अपनी बात के लिए अड़िग रहने के लिए हमें कहा, झुकने के लिए बिल्कुल नहीं।
एक 1980 का एक दौर आप बता रहे थे कि ओथ प्रधानमंत्री शपथ ले रही थी इंदिरा गांधी और रोकना पड़ा था शपथ, क्या था वो वाकया? 14 जनवरी 1980 को जी ओथ सेरेमनी थी, जब इंदिरा जी इमरजेंसी के बाद दोबारा से सरकार में आई। तो नीलम संजीव रेड्डी उस टाइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, और इंदिरा जी ने ओथ लेने के बाद उनको चुपके से कहा 2 मिनट के लिए ओथ रोक दीजिए, और रोकने के बाद कैबिनेट सेक्रेटरी को वो लिस्ट लेके उसमें कहा नंबर 2 पे राव वीरेंद्र सिंह को ओथ दिला। अच्छा, और नंबर 2 पे नाम बोला गया राव वीरेंद्र सिंह, जबकि राव वीरेंद्र सिंह का नाम सबसे लास्ट में, सबसे पीछे था, लास्ट में पीछे था। उस नंबर 2 पे उस टाइम नरसिम्हा राव का नाम। जब राव वीरेंद्र सिंह का नाम आया तो एकदम पार्लियामेंट जो भी लोग बैठे थे, ये हो गया हु इज राव। वो एक्चुअली लोग सोच रहे थे राव को एक ही आदमी को जानते थे, नरसिम्हा राव। तो उस टाइम इंदिरा जी ने इतना बड़ा राव साहब को एक तरह से तोहफा लगा लो या उनको इनाम लगा लो कि उन्होंने उस बुरे वक्त में इंदिरा जी को साथ दिया और पूरे देश में घुमाया। आप उनके साथ रहते थे, मुख्यमंत्री वो कम समय के लिए बने। हालांकि मैं जब पढ़ रहा था, देख रहा था, तो बहुत कुछ उन्होंने, सबसे ज़्यादा इस आपके इलाके हिड़वाल के लिए उनका फोकस एजुकेशन पे रहा, तमाम चीज़ों पे रहा। मतलब हम ये कहें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद या उनके राजनीतिक काल में वो सबसे ज़्यादा, चाहे कृषि की बात हो, चूँकि पानी वाला समस्या आप लोगों के इलाके में भी पानी की वैसी थी, बिल्कुल, तो कई काम किए। लेकिन नेशन वाइड जो एक्सेप्टेंस थी, आप 1980 के बाद बता रहे हो, आप उनके जीवन में जेहन में कुछ ऐसा रहा हो कि एक बार उन्हें और सत्ता में मिले या एक बार मुख्यमंत्री बने तो वो काम वो कर सके, वो और करना चाहते थे, क्या कुछ ऐसी इच्छाएं लेकर वो चले गए? देखो, उनका जो एक बड़ा मन में जो बात थी ना, वो थी SYL का। उनको कुछ थोड़े से टाइम के लिए एक इरिगेशन का डिपार्टमेंट मिला था अपने डिपार्टमेंट के साथ, एडिशनल में। तो उसी टाइम उन्होंने पंजाब के गवर्नर ना, चीफ मिनिस्टर पंजाब के, और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर भजन लाल जी, और मैडम को, और एक पी शिवशंकर होते थे लॉ मिनिस्टर, उन सब से एक समझौता करवाया था SYL का। और उस समझौते के मुताबिक काम शुरू हो गया था, बहुत बढ़िया काम चल रहा था। लेकिन अब इसके बाद मेरे पे कोई प्रूफ तो नहीं, जो साहब ने बताई होगा, चौधरी भजन लाल ने बगैर राव साहब के कंसल्ट करे मैडम को कहा कि आप एक बार कस्सी चला के नहर को शुरुआत करा दो। और राव साहब चाहते थे पहले नहर बन जाए पंजाब की, उसके बाद मैडम को ले जाएं। अब वो उसको पता था चौधरी भजन लाल जी को कि भाई आप जो है ना, अगर राव साहब से डिस्कस करोगे तो वो कहेंगे नहीं, पहले बन जाने दो। और वो मैडम को उधर ले जाने के लिए एग्री कर लिया। उससे क्या हुआ कि जो सिख कम्युनिटी है वो नाराज़ होगी, उन्होंने सारी जो वो थी उसको सारे को डिस्टर्ब कर दिया, और वो जो मतलब वो प्रपोजल बीच में रहेगी, और बाद में फिर वो मैडम की उसके बाद वो रह गया। तो उनका मन ये था कि अगर एक मौका और मिले तो इस SYL को किस तरह से, क्योंकि SYL का अच्छा भला समझौता करा दिया था, बिल्कुल क्लियर करा दिया था, सारे केस वापस हो गए थे, और वो एग्जीक्यूशन के टाइम में वो जल्दबाजी में रह गया। एक वो मसला क्या था जिसमें मुलायम सिंह यादव ने झोली फैलाकर, वो मुलायम से एक्चुअली हम जो है ना प्रोग्राम अपना एक हमने गुड़गांव ना महेंद्रगढ़ में रखा हुआ था, तो अपने लोगों से मिलने की। तो अचानक एक दिन 2 दिन पहले राव साहब का फ़ोन आया, गोपाल सिंह वो मुलायम सिंह आ रहा है। तो मैंने कहा जी, फिर बोला यार उसके तो पोस्टर बनवाने पड़ेंगे। अच्छा, मैंने मना किया था, बाद में आ जाना टाइम। मैंने कहा सर टाइम कहाँ रह गया। तो फिर हम भाग के दिल्ली गए, दिल्ली से मुलायम सिंह के पोस्टर बनवाए, और मुलायम सिंह आया और उसने लास्ट में झोली फैला के पूरा ऐसे झोली फैला कहा कि मुझे कृष्ण भगवान चाहिए। अच्छा, रथ मेरा तैयार है, लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ, मुझे श्री कृष्ण तुम मुझे दे दो, और जो है ना मैं जीत के तुम्हारे बीच में आऊँगा। और जब सब लोगों ने वो कहा तो राव साहब ने मुलायम सिंह जी को वादा करा कि मैं आपके इलेक्शन में आऊँगा।
तो फिर हम कुछ दिन के बाद काशीराम जी और मुलायम सिंह की बहुत बड़ी रैली थी, वो आज भी उसको याद करते हैं लोग, जो पहली रैली थी। और क्लार्क होटल में हम वहाँ रुके और बहुत बड़ी रैली के अंदर चीफ गेस्ट राव वीरेंद्र राव साहब थे और जगह जगह राव तुलाराम के गेट बनाए हुए थे। और यूपी में, लखनऊ में और बहुत जबरदस्त 2 दिन रोका हमें। क्लार्क होटल था, उसमें हम थे और मुलायम सिंह हर 2 घंटे बाद में आता था, हर 2 घंटे बाद। पहले तो हम जा रहे थे हवाई जहाज से, मुलायम सिंह ने जिद कर ली, नहीं आप तो ट्रेन से आओ। तो ट्रेन से गए हम और उन्होंने वो स्वागत किया जिसकी कोई हद नहीं। जगह जगह गेट और 4 घंटे में हम 4-5 घंटे में हम होटल तक। साथ ये भी बता दो साहब कि उस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री की जेब कट गई। वो जेब हमारी सबकी जेब कट गई थी। अच्छा, आपकी भी जेब कटी थी? सबकी कट राव साहब की भी जेब कट गई थी? बहादुर नहीं, साहब तो रखते नहीं थे पैसे, उनके एक जो पीएस थे मुंशी जी, उनका भी कट गया। उनकी जेब कट गई, लेकिन उनके पैसे बैग में थे। वो सब होता था, मतलब जेबें तो कटी थी। हाँ, जेबें कटी। बहादुर सिंह की कटी, जो विधायक बन रहे आप बाद में बने, ये भी थे। पीपल था, मोहनलाल पीपल एमएलए थे उस टाइम, वो थे। तो हम काफी लोग थे। तो उसमें राव साहब की अहिरवाल की राजनीति को लेकर सोच क्या थी? देखो, उनका तो वो एक ही बात जानते थे कि हमारे साथ कोई पक्षपात ना करे, जो पहले होता रहा। पंजाब के टाइम में पूरे हरियाणा के साथ पक्षपात रहा, ठीक है। तो उन्होंने, देखो, वो एक ऐसे पिलर थे जिसको देख के अपने आप ही दूसरा डिमोरलाइज हो जाता। और वही यही एक उनकी थी कि उनका किसी, अब आज भी देखो, आज कुछ भी कहो, राव इंद्रजीत हैं, वो संभाल रहे, उनके होते हुए किसी दूसरे आदमी की इतनी हिम्मत नहीं है कि अहिरवाल में जाकर लूटपाट कर ले। और यही होता था पहले। तो अब उनका एक यही थी कि मेरा इलाका, हमारा जो, चाहे वो हरियाणा ही लगा लो उनके लिए, लेकिन खास करके ये बेल्ट, इस बेल्ट में कोई नाइंसाफी ना हो, कोई नाजायज ना हो। बड़ी देन क्या है राव साहब की इस इलाके के लिए, अहिरवाल के लिए? सबसे बड़ी देन तो यही है कि इस अहिरवाल को नाम दिया है, संगठन बना और लोगों में एक जो है ना अपनापन दिया है, ताकि हम किसी से किसी भी लेवल पे हम कम नहीं। बाकी डेवलपमेंट वगैरह तो ये रूटीन की बातें होती रहती, लेकिन एक भावना पैदा करना, एक मतलब एक अपने आप की समाज में एक अपनी दायित्व को ऊपर उठा के और बराबर का ही हक लेना, ये एक बहुत बड़ी बात है। एक मेरे जहन में सवाल है सर, बताओ। आप बड़े राव साहब के बहुत करीब रहे, वजह क्या रही कि बाकी चाहे राव इंद्रजीत सिंह हो या उनके भाई हो, उनसे आपकी उतनी अच्छी ट्यूनिंग नहीं रही? नहीं, ऐसा ट्यूनिंग मेरी, मेरी ट्यूनिंग ऐसी कोई बात नहीं, हमारा पारिवारिक की तरह है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन देखो, बात पता क्या, आप अगर सही बात मेरे से आत्मा की बात, जो राव साहब के वर्कर है, वो राव साहब के जिसने नज़दीक रह लिया ना, वो दूसरे को मतलब वो तवज्जो दे ही नहीं सकता। अगर कोई इंद्रजीत कल को ये कहे कि मैं राव वीरेंद्र जैसी तवज्जो इंद्रजीत को दे दूं, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो लगाव, जो प्यार वो दे सकते थे, इंद्रजीत किसी को भी नहीं दे सकते। आप समझे मेरी बात? वो मतलब वो मेरे से नहीं, वो अपने हर वर्कर से, उनके वर्कर आज मतलब अगर आप देखो तो वो नहीं है। यो तो ठीक है, आप राव साहब है तो कोई परिवार है, अलग थोड़ी होंगे, लेकिन वो जो उनका जो अटैचमेंट होता था, मैं बताता हूँ, आप ताज्जुब करोगे। एक बार हम नसीपुर प्रोग्राम में थे, 16 दिसंबर को हमारा प्रोग्राम होता है राव तुलाराम के उस पर, तो वहाँ नसीपुर थे। जब हम चलने लगे तो मुझे कहने लगे, भोपाल सिंह, मेरे जो वर्कर है, 2 मेरे साथी हैं वहाँ पे ढहीना, जैनाबाद ढहीना, वहाँ चलना चाहता हूँ, उसके मिल के जाना चाहता हूँ, काफ़ी उम्र होगी उनके, मिलना है। मतलब मैंने कहा ठीक है जी। तो मैंने कहा जी उधर से दोंगड़ा हीर और ये कनीना होके उधर से चले। तो हम उधर से आए और पीछे पीछे हमारा काफिला था, किसी को नहीं पता, सब पीछे लग रहे थे। गए जब तो सीधे गए थे, प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद वो वहाँ सो रहा था, वो बिल्कुल बुजुर्ग आदमी, 80-85 साल का, और वो रजाई ओढ़ के सो रहा था, कम्बल ओढ़ के सो रहा था। वो देखते पागल हो गए, बोलो देखते पता लगा बीमार है। बोला कौन कह रहा है बीमार? वो साहब के साथ कभी आर्मी में, तो वो बोला कौन कह रहा है? बिल्कुल ठीक, और आप आ गए तो बिल्कुल दुरुस्त हो गए। तो उसने
एक तलवार उसके पास उस टाइम की थी, सेकेंड वर्ल्ड वार की, जो राव साहब के पास भी थी और उसके पास थी। जो उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वार में जो जिन्होंने भी वो था, तो उनको वो उस टाइम अंग्रेजों के टाइम की तलवार मिली, तो वो तलवार अंदर से लाके साहब को दे दी। तो इतना मतलब वर्कर भी मरते थे और साहब भी उन वर्कर के लिए उतना ही मतलब रखते। तो आप देखो, किसी ने नहीं कहा ना कोई बात, उनको ध्यान आ गया। तो ऐसे ही एक बार हम गए अपना पलवल, कल्याण सिंह से मिले। तो कल्याण सिंह से आते टाइम बोले यार एक नहीं, अलीपुर में मेरा वो दोस्त है, वो बीमार है, उसके पास चले गए। थोड़ा आगे चले, वापसी उससे मिल, वो बड़े खुश होते थे लोग। वहाँ से चले तो बोले यार खूब राम लंबड़दार बीमार है, वहाँ पलड़ा, वहाँ चलेंगे। तो ऐसे हम जाते रहते थे, अपने वर्करों का वो बाकायदा ध्यान रखते थे। और लेकिन ये ठीक है कि आप वर्कर है। खान पान में क्या पसंद था खाने पीने में राव साहब को? खाने में आप साहब का मुकाबला कर ही नहीं सकते। साहब खुद भी खाना बहुत बढ़िया बनाते थे, खुद बनाते थे, खुद उनको बहुत मतलब खाना बनाना शौक था। क्या खाना बनाना? आप अगर आप मेरी बात मत मानो, RS वर्मा IAS ऑफिसर रहे हैं, एक बहुत बड़ी तौप रही है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में। उसने अपनी किताब में लिखा है, जब वो SDM थे तो राव साहब ने उनको इनवाइट किया और इतना बढ़िया खाना राव साहब, वो आज जिंदगी में कहते मैं याद करता हूँ, इतना बढ़िया खाना। तो साहब का खाने का, साहब की सबसे बड़ी खास बात है ना, जो आज राव साहब में नहीं है, राविंदर जी, वो अपने अपोजिशन के भी हों, कोई भी MP जो होते थे बिहार से, UP से और किसी भी बिरादरी, उनकी गेट टुगेदर वो महीने 2 महीने में अपनी कोठी पर रखते थे और बहुत बढ़िया खाना बना के उनको बहुत बढ़िया गेट टुगेदर में वो अपना एक ग्रुप बना के रखते थे। उन पे हर टाइम 20-25 MP उनके हमेशा उनके एक तरह से इर्द गिर्द रहते थे। वो आज के दिन हम कहीं कम महसूस। तो साहब का खाने का ये था कि क्योंकि उनके पास खाने क्या दर्शक अगर जानना चाहे क्या सबसे ज्यादा पसंद था खाने में? नहीं देखो, खाने में जो खुद खाते थे वो तो जो आपके साथ, चूंकि आप तो साथ रहे हो, आपको सब पता होगा। उनको मैंने बताया, उनका जो मेन जो खाना होता था, जो वैसे उसमें तो पनीर वगैरह बहुत लाइक करते थे, ठीक है ना। बाकी नॉनवेज भी लेते थे, फिश वगैरह भी लेते थे काफ़ी। बाकी खाना खाने का अलग ही उनका वो था, बिल्कुल सादा खाना लेकिन टेस्टी हो, बिल्कुल देसी घी। आप हम 15 मतलब ये मुझे सर्दियाँ आती वो बनाते थे, जो हमारे यहाँ ये बनती है लड्डू, गूंद के लड्डू। नहीं, वो गूंद के लड्डू थे, वो तो रूटीन की बात है। वो क्या बनता है, एक मिनट, एक सेकंड, कुछ बनता है हमारे यहाँ जो दलिया नहीं, राबड़ी नहीं, और कुछ कोई इंटरव्यू के दौरान हमारा देसी खाना था ना, वो साहब को बहुत पसंद है, जो बहुत पुराना था। जैसे लस्सी का है, ये मेसी रोटी है, जो हमारे जो चने की होती है, वो जरूर कभी न कभी 15 दिन में एक बार भाई अब दे, चटनी बना के, चटनी का मतलब वो खाने का ज़्यादा वो रहता था, वो स्पेशल होता था भाई पुराना खाना। आपने कभी बड़े राव साहब को देखा एक साथ परिवार के साथ, जिसमें सभी हों, तीनों बच्चे एक साथ हो, एक साथ रहते हों? एक दिन एक बर्थडे था 2004 में या पता नहीं 3 की बात है। उस टाइम बेटे तो तीनों नहीं थे, बहुएं तीनों थी, ये मुझे पता है। वो इसलिए पता है कि जब बाई जी ने मुझे कहा कि सारी बहुएं आ गई, अब बुला के ले आओ साहब को, तो मैंने कहा जी वो सब आ रहे, आ जाओ फोटो करें। तो पर क्या करना कि, लेकिन फिर भी हम आ गए, थोड़ी देर में आ गए। तो हमारे मैडम, हमारे वाइफ भी थी, तो जब वो फोटो कराने लगे तो उन्होंने कहा ये तो मेरी बहू भी है, मेरी बेटी भी, इसको साथ लो, फोटो भी होंगी। आपकी वाइफ को? हाँ, बोले मेरी बेटी। तो वो आपको अपना बेटा ही मानते थे? वो मतलब उनका ये कहते, उन्होंने काफ़ी बार मुझे खुद ही कहा था। एक बार, अभी काफ़ी चीज़ें ऐसी जो मैं बता भी नहीं सकता, उन्होंने कई बार मुझे इस बात पे बहुत डांट लगाई थी कि तू ज़्यादा फेवर करता है, या काफ़ी चीज़ें जो मैं ज़्यादा नहीं, यहाँ कहना उचित नहीं होगा, चूँकि ये तो पब्लिक प्लेटफॉर्म है सर, और जो कुछ आप बोल रहे हो सब लोग सुनेंगे, जानेंगे। कोई और यादें उनकी? नहीं, देखो मैं तो ये कहता हूँ, उनका जो उनसे, आपने उनके मंत्री रहते हुए कुछ फायदा उठाया? मैंने कभी जिंदगी में कभी फायदा तो मैंने नौकरी में होते कोई फायदा नहीं उठाया। मैंने नहीं, ये मेरे को उन्होंने कई बार मौके दिए, कई बार कहा मेरे को 90 में कहा नौकरी छोड़ दे,
मैं तुझे मतलब पेप्सी की एजेंसी पूरे नॉर्थ इंडिया की, मैंने कहा मैं नौकरी, मेरी पहचान नौकरी की वजह से। तो लेकिन उसके बाद भी कई बार कहा मेरे को, फिर भी मैं नहीं माना, तो उन्होंने मुझे मंदिर में ट्रस्टी बनाया। मैंने कहा यहाँ मैं बन गया। आप भी आप फड़िया हो? आप वो भी आप फड़िया? पारिवारिक हमारा बहुत गहरा संबंध, 4-5 पीढ़ियों से, राव साहब से पहले से। अच्छा। राव बलबीर सिंह के साथ जो है ना, मेरे दादा, बड़े दादा राव सुल्तान सिंह थे, वो बोर्ड के मेंबर थे, जो एजुकेशन बोर्ड है उसके मेंबर थे। काफ़ी नज़दीक, क्या पुरानी बातें होगी, अब फर्क हमने कहीं और को देखा नहीं। आप देखो, मैं 4-5 साल का जो तो पर्चियाँ बांटता था उनके लिए। हाँ, उनके चुनाव की और पर्चियाँ बांटते थे। और हमारे पास वो होती गाड़ियाँ होती थी, बैलगाड़ी, उसमें बैठ के जाते थे दूसरे गांव में वोट डालने के लिए। बैलगाड़ी में और 6 राउंड लगाते थे। एक बार परिवार के 10 आदमियों के लिए 2-2, 3-3 गाड़ियाँ थी, अलग अलग जोड़ के ले जाते। मैं एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, मैं पूछ ही लेता हूँ चूंकि आप साथ रहे। क्या वजह था लास्ट चुनाव हार गए? देखो, उस टाइम लास्ट चुनाव जो हमारे, उसमें मेन रोल रघु यादव का था। रघु यादव 85,000 वोट लिए। और वो राव साहब को यही था भाई, मतलब मैनेज कर लिया ये, मतलब रघु यादव को इतनी ज़्यादा, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को इतनी वोटें मिल जाए, वो हमारा। राव इंद्रजीत सिंह उनके सुपुत्र हैं, राजनीति में सबसे सक्रिय हैं, हरियाणा में सबसे ज़्यादा समय तक से सांसद बन रहे हैं। लेकिन वजह क्या मानते हो सर आप, क्यों कैबिनेट मंत्री नहीं बन पाए? ये वजह क्या है? मतलब राव वीरेंद्र सिंह की लेगेसी, इतने बड़े परिवार की, राव तुलाराम के वंशज, वो राज्य मंत्री ही बनते आ रहे हैं। ये इस मामले में तो हम कुछ कह नहीं सकते, ये ऊंचे लेवल की बात है। इसमें मेरे ख्याल मेहनत करने से कोई मंत्री भी नहीं बनाता। राव इंद्रजीत सिंह जो एक्टिव जो है ना, जो होना चाहिए पार्टी के लिए, वो थोड़ा अपने मस्ती में मस्त रहते हैं, ज़्यादा किसी का दिमाग ना, किसी की बस की चमचगरी कर। राव वीरेंद्र सिंह की कौन ऐसी चीज़ है जो राव इंद्रजीत सिंह में सीधे तौर पे आप देखते हो? नहीं, सबसे बड़ी यही है कि हम सबको जोड़ के रखा हुआ है। और वही वो जो हमारे इलाके का मान सम्मान है, वो बनाया हुआ है। ये एक सबसे बड़ी बात, राव इंद्रजीत सिंह ने बना के राव इंद्रजीत ने वही मान सम्मान जो राव वीरेंद्र के टाइम में था, आज वही राव साहब वाला मान सम्मान आज राव इंद्रजीत ने संभाला हुआ है। इसी वजह से वो है। ये अहीर कॉलेज को लेकर कई बार मैंने अभी हाल ही में एक रेवाड़ी में इंटरव्यू किया था, जो बता रहे थे पूरा इतिहास, तो कह रहे थे कि ये अहीर कॉलेज का मसला क्या है, इसको लेकर कई बार ऐसी रार होती है आप लोगों में। इसमें अनावश्यक वो है कोई। आप मुझे बताइए, अहीर कॉलेज चल रहा है, कितना बढ़िया चल रहा है, 5,000 बच्चे अब भी हैं वहाँ। अगर कोई चीज़, अगर आप उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो रहा, तो आप कुछ भी कहने के हकदार हो। कॉलेज बढ़िया चल रहा है, स्टाफ में कोई कुछ तरह की दिक्कत नहीं है, कोई किसी तरह का वो नहीं है, पक्षपात नहीं है। और ये कहना है जागीर होगी, जागीर मैनेजमेंट तो कोई तो चलाएगा ना भाई। चलो, आज वही आजकल जो रूल बदलते हैं उसके मुताबिक जो मैनेजमेंट बनेगी, मैनेजमेंट सही काम कर रही है कि नहीं, इसका आकलन होना चाहिए। वो उसमें कोई डाउट हो अगर किसी को है तो बता दे कि मैनेजमेंट में ये हेरा फेरी कर ली, कोई पक्षपात कर लिया, या किसी को नाजायज कर दिया। मैं नहीं समझता कोई उसमें किस तरह। और आप ये देखिए, इसमें जो मैंने जहाँ तक अहीर कॉलेज और अहीर स्कूल की बात है, ना इसमें राव इंद्रजीत सिंह का कोई रोल है मतलब बनाने में, और ना बड़े राव साहब का भी। वो तो पहले से राव बलबीर सिंह के टाइम में हमारे जो इलाके के लोग थे, उन्होंने सबने उनकी राव बलबीर सिंह की लीडरशिप में ये सारा शुरुआत किया था। तो उसमें तो किसी तरह का कोई ये बूढ़पुर हाउस और रामपुरा हाउस में जो खबरें आती हैं कंटिन्यू, नहीं कोई ये क्या है? दोनों तरफ से कॉन्फ्लिक्ट की खबरें, विवाद की खबरें। कुछ नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, सिर्फ राजनीतिक हुआ है। आप बता रहे थे कि राव वीरेंद्र सिंह और मोहर सिंह एक साथ थे, आप कुछ ऐसा डिस्कस कर? ऐसा है, राव वीरेंद्र सिंह का परिवार वो एक अलग बहुत हाइट पे है, ये इस हाइट पे कहाँ पहुँच सकते हैं? मतलब दोनों में बड़ा फर्क है।
और विचारधारा तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये है कि कंपैरिजन नहीं कर सकते आप। अब मान लीजिए एक IAS अफसर 10 साल पहले बन गए, एक IAS अफसर आज बन रहा है, तो 10 साल का IAS रही से फर्क तो रहेगा ना। अब राव जो है इंद्रजीत अपने नरवीर जी अगर आज MP भी बन जाए तो 6 बार तो MP राव इंद्रजीत की तरह नहीं बन सकते ना, कितनी एज कहाँ रह जाएगी। तो ठीक है, ये राजनीतिक हिसाब किताब है, दोनों ही फायदा उठाते हैं उसमें। तो जो आपको नहीं दिखता कि जिस तरह से बयानबाजियों का दौर चला, तो इन बयानबाजियों में अहिरवाल का डेवलपमेंट कहीं ना कहीं कुंद हुआ, सबका ध्यान भटका दिया ना। सारी दुनिया भूल गई विकास कार्य हो रहा कि नहीं हो रहा, बच्चे नौकरी लग रहे नहीं लग रहे, क्या हो रहा है सब। तो क्या हुआ कि सबका माइंड एकदम डाइवर्ट कर दिया। हाँ। अब ये है राजनीति, सब ये राव इंद्रजीत राव नरवीर में आ गए, भूल गए सब। ये राजनीति है, कुछ नहीं है, सब एक है। ये दोनों एक है, एक है, सब एक है। कोई बता दो आप कैसे? ये बयान तो एक दूसरे के खिलाफ देते हैं। ये सब बयान तो पॉलिटिकल बयान पता नहीं क्या क्या होते हैं। आप मैं नहीं समझता। देखो एक दूसरे के कभी आमने सामने तो कभी एक बार खड़े हुए तो कद पता लग जाता है ना। राव इंद्रजीत ने कभी नरवीर ने एक आमने सामने तो खड़ा होना नहीं। अभी खड़े तो हुए हैं, पहले चुनाव लड़े हैं, पर सिर्फ है वो भी नाम मात्र का, वो तो बराए नाम था जब 2009 में या 9 में। वो तो कभी आमने सामने फाइट पहले कभी हुई होगी, एक ही बार तो ही राव इंद्रजीत से फाइट, वो भी नया लड़का था इसलिए कुछ और लहर थी उस टाइम। 87 में देवीलाल जी की बहुत जबरदस्त लहर थी। तो ऐसा इन्होंने आमने सामने होना भी नहीं, लेकिन यह कि पानी मिल जाता है, वर्करों को जोश आ जाता है, अपने अपने खेमे में सब मजबूत हो जाता है। आप वो भी बता रहे थे कि ऐसा था कि राव मोहर सिंह जी और राव वीरेंद्र सिंह जी कई बार एक ही साथ होते थे, एक दूसरे की मदद करते थे आपस में। देखो वो मेरे पास उसका कोई प्रूफ तो है नहीं, वो साहब की बताई हुई बात है, उनमें कोई फर्क था नहीं। महावीर सिंह का भी है, मोहर सिंह जी का भी है। कोई ऐसा कोई इनका मतलब ऐसा कोई जो खानदानी लड़ाई वो नहीं है, ऐसा नहीं है। राजनीतिक चलती रहती। राव साहब एक बात कहते थे, राजनीति में जो हमारे दिशा में चले वो हमारा दोस्त, जो वो यू टर्न ले जाए वो दुश्मन। वो कल फिर वापस मुड़ के आ जाए दोस्त है। ये मैं आपको ये इसका उदाहरण बताता हूँ। हम देहरादून में हमने कोई चेयरमैन बनाना था, तो मैंने साहब से पूछा जी ये आदमी मतलब हम क्या करें चेयर। मैंने पूछा नहीं, साहब ने कहा तूने बनाने। मैंने कहा जी मेरा क्या लेना देना, अब मैं तो आपको आ गया ले आया, सबको इकट्ठा कर दिया, संभाल रहा हूँ। तो एक ऐसा आदमी था जो उसके फादर से 40-50 साल से वो हमारा एंटी था, तो वो भी हमारे साथ थे। तो बात घूमते घूमते बोला मैं तुझे बता दूं साहब, दूरदर्शी बहुत जबरदस्त, आपका चेहरा देख के बताते थे आप किस लिए आए हो, क्या काम है और क्या कहना चाहते हो। तो उन्होंने कहा तू मैं तेरे को साफ बता दूं, तू ये कह रहा फलाना आदमी बनाना है कि नहीं बनाना है। बोला मेरे लिए सारे 16 आने हैं, जितने भी तुम्हारे साथी है सब 16 आने हैं, और जो तुम सोच रहे हो वो उसका ये कि जो राजनीति में हमारे साथ चलता है वो हमारा दोस्त है, चाहे वो कितने दिन ही हमारे खिलाफ रह ले। जब वो यू टर्न करके आ गया आपकी विचारधारा में, उसने अपनी विचारधारा मिक्स कर दी तो वो दोस्त हो गया। उसको फिर अगर उसके साथ का फिर भी कोई अगर उस रंजिश रखते हो तो उसके साथ नाइंसाफी करते। ये उनकी विचारधारा, और वही चेयरमैन बनाया। तो यही था। कमाल है सर। आप आरती राव को किस रूप में देखते हो? नहीं, आरती राव हमारा भविष्य है, ठीक है, फ्यूचर है, बिल्कुल ठीक है। देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि एक लाइन होती है, परिवार की एक लाइन होती है। इस परिवार की जो लाइन है वो है ईमानदारी, सच्ची श्रद्धा से लोगों की सेवा करना। वो उसमें राव इंद्रजीत भी उसी लाइन पे और बहन जी भी उसी लाइन पे। जब तक वो लाइन, वैसे तो उनको भगवान की तरह से कोई कमी है ही नहीं किसी भी तरह, और वो लाइन ज़्यादा कुछ उसमें वो लाइन उनकी बनी हुई है, अपने वर्कर का ध्यान रखना और अपनी जो खानदान की जो ईमानदारी की छवि है उसको मेंटेन कर। जिस दिन तक वो सही है बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं। अहिरवाल के डेवलपमेंट को लेकर बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।
क्योंकि मैं डेवलपमेंट, ऐसे डेवलपमेंट, अब मैं बताऊं, मैंने मतलब 33 साल गुड़गांव में जो डेवलपमेंट करी, फिर भी गुड़गांव की डेवलपमेंट आज वैसी। 33 साल पहले जब मैं 1986 में आया था, कोई गली कच्ची, सारी कच्ची पड़ी थी, एक भी गली में इवन यहाँ तक नालियाँ तक नहीं। और मैंने कितना काम करा, लेकिन फिर भी क्योंकि डेवलपमेंट है तो समय के साथ डिमांड बढ़ती है, उसको आप कभी कंप्लीट नहीं कर सकते। आपको लग रहा है कि और जब पहले जो राव वीरेंद्र सिंह की छवि थी, उसके बाद राव इंद्रजीत सिंह जो मान सम्मान करें, अब बहुत सारे यादव कम्युनिटी के लोग नेता आ गए हैं, पैसे वाले आ गए हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे की काट करते हैं, बयानबाजी करते हैं। इससे अहिरवाल में बिखराव आएगा या फिर कोई नए नए बड़े छत्रप तैयार हो जाएंगे, 29 में कहीं कुछ डेंट करेंगे? आपको क्या लगता है अभी इनका भविष्य है? अभी जब तक राव इंद्रजीत सिंह हैं, हाँ, जब तक तो मुझे नहीं लगता कोई बिखराव आएगा। इन राव इंद्रजीत ने राव वीरेंद्र सिंह का जो उनकी वर्किंग थी, चाहे वो 90% ही पकड़ ली, और उनकी जब तक वो है, वो घर बैठे भी चलाएंगे। और उसमें नहीं, अभी जैसे कई छत्रप तैयार हो गए हैं। आप बादशाहपुर में देखो, नरवीर सिंह है, वहाँ आप रेवाड़ी में कोई और, महेंद्रगढ़ में कोई और, नागल चौधरी में कोई और, तमाम ऐसे नेता कहीं ना कहीं विरोध कर रहे थे, राव इंद्रजीत को खुला चुनौती दे रहे हैं, उनके सामने बोल रहे हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं उनको डेंट करेगी उनकी राजनीति को 29 में? बिल्कुल नहीं करेंगी। जितने ज्यादा इनके खिलाफत करेंगे, उतने ही हमारे वर्कर उतने ही स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। हमारे जो साथी हैं, चाहे वो और भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनमें जोश आता है। आप मतलब ये वो बल्कि सही पूछो तो ऑक्सीजन दे रहे हूँ। राव इंद्रजीत सिंह को उससे ऑक्सीजन मिलती है। और आरती राव जिस तरह से पहली बार बनी है, जो कुछ कर रही हैं, मैच्योर की तरह काम कर रही हैं। नहीं, बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात। मैंने बताया ना, क्योंकि उनका ध्येय एक ही ध्येय है कि अपने वर्कर को काम करना, अपने वर्कर के लिए अपने हर टाइम अवेलेबिलिटी रहना तैयार है। चलो सर, बड़ा अच्छा लगा बातचीत। लास्ट, चूंकि जयंती है बड़े राव साहब की, क्या कुछ कहोगे? तमाम चीज़ें कह दी, अब लास्ट में तमाम अपने उन साथियों से जो बड़े राव साहब से जुड़े हुए थे, मैं तो आप अपनी हृदय के उद्गार। नहीं, मैं यही कहता हूँ, जो उन्होंने रास्ता दिखाया है, हम उस रास्ते पे अड़िग, ना झुकना, ना गलत चीज़ के लिए कंप्रोमाइज़ करना, और अपने जो भी हो सकता है, जहाँ जिस काम आपको मिला है उसको सिंसियरली करो। आगे ऊपर वाला जो कुछ करेगा, साहब का आशीर्वाद सबको बना रहे। इन तीनों भाइयों में सबसे ज़्यादा आपका जुड़ाव किससे है? मेरा तीनों से ही बराबर है। मुस्कुरा रहे हैं? नहीं, तीनों का। अब इससे ज़्यादा क्या होगा? जो बीच वाले भाई का वो बेटा गुजरा, तो मैं लेके गया, हरिद्वार गया, तो हमारा आपस में नहीं। अच्छा, एक को सवाल रह गया मेरा, हरिद्वार अस्थि लेकर जाना आप क्यों गए? ये तो अमूमन परिवार के बच्चे जाते। परिवार नहीं है क्या? हम परिवार से बाहर हैं। ये आप कैसे मान रहे? आपको कहा था बड़े राव साहब? आप मेरी बात नहीं समझे। जब परिवार तो हो ही गया ना, जब 4-5 पीढ़ियों से एक, देखो गोत्र में परिवार जो पहला छोटा होता है अपना एक परिवार, उसके बाद थोड़ा बढ़ के हम एक ही परिवार गढ़ी बोलनी से निकल के 5-7 गाँव में ही है। तो ये सब कहीं ना कहीं जाके जुड़ते वहीं, तो ऐसे नहीं जाना। क्या उनकी ऐसी अंतिम इच्छा तो नहीं थी कि चलो मेरा अस्थि लेकर तुम ही जाना बड़े राव साहब? देखो, ये तो जो मेरे को जो जिम्मेवारी दी राव इंद्रजीत सब ने कहा कि भाई तुम साथ चलो, तो मैं साथ चला गया। ताकि मेरे को ये मैं नहीं कह सकता कोई साहब ने कुछ कहा हो या नहीं कहा हो, लेकिन मुझे जो आदेश दिया। राव इंद्रजीत सिंह को कभी बुलाकर बैठाकर कोई बड़ी सीख उन्होंने दी आपके सामने? नहीं, राव साहब का देखो, राव साहब का अपना वर्किंग स्टाइल अलग है। हमारा वर्किंग स्टाइल, मतलब साहब का वर्किंग स्टाइल अलग था, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं कई बार ये लगता है, हो सकता है राव इंद्रजीत को ये लगाओ कोई वो कुछ और चाहते हैं, मैंने कुछ और बात सलाह दे दी। एक आध बार हुआ भी, उन्होंने मुझे उल्हाना भी दिया, तो ये कर दिया वो कर दिया, साहब को बहका दिया। तो मैं हमेशा मैंने वो काम किया है जिसमें परिवार एक रहे। आप बहुत कुछ चीज़ें ऐसी आप सोच भी नहीं सकते जो हमने करी, मैंने करी, किसी को नहीं पता।
परिवार को एक रखने की, साहब को परिवार की तरफ ले आने की मैंने बहुत कोशिश करी और रहे हैं, उसमें से कामयाब हुआ, तभी तो आज यहाँ तक हैं सब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। निश्चित तौर पर 20 फरवरी राव वीरेंद्र सिंह का जन्मदिन, 1921 में जन्म हुआ था और उसके बाद से तमाम बातें आपने सुनी। स्टीफन कॉलेज से पढ़कर आईपीएस और फिर आर्मी में कैप्टन, और उसके बाद राजनीति, राव तुराराम के वो वंशज जो सबसे लंबी राजनीतिक पारी उन्होंने खेली, और उसके बाद वो परिवार आज भी अहिरवाल पर उसी दृष्टि से अहिरवाल में उसी दृष्टि से देखा जाता है और अहिरवाल पर वैसे ही राज कर रहा है। इस पेशकश में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही ये तमाम जो व्यूज थे, चूंकि ये उनके साथ रहे, ये इनकी अपनी जिम्मेदारी है, जो कुछ इन्होंने कहा है वो इनके साथ रहे और उसी याद के आधार पर इन्होंने अपनी बात शेयर की।